ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार रुचिका चित्रावंशी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार खत्म हो चुका है और अब इसके मतदान 7वें चरण के चुनाव के तहत जो 34 सीटें हैं उनके लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। आइए जानते हैं शेखर अय्यर जी से कि क्या तैयारियां हैं इस चरण के चुनाव के लिए। रुचिका जी, अब तक 222 सीटों की चुनाव हो चुका है पिछले 6 चरण में और ये 7वां चरण है। और इस समय पूरी जो तैयारी वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है। अगर आप बाकी चरण से कंपेयर करेंगे, इस समय 650 कंपनियां वहाँ डिप्लॉय हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के। और इसका बड़ा कारण है कि चुनाव 5 जिले में हो रहे हैं, लेकिन उसमें 3 जिले ऐसे हैं, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर, जिसकी बॉर्डर पड़ती है बांग्लादेश के साथ। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की है कि कोई हिंसा की कोई गुंजाइश ना रहे और जो इन्फिल्ट्रेशन बार बार होता है बॉर्डर की साइड से, उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत कार्रवाई की है। एक्चुअली कुल मिला के इस चरण में 36 सीटें थी, लेकिन 2 जगह पे कैंडिडेट्स की मृत्यु के कारण वहाँ काउंटरमैंड हो गया। वहाँ पे दोबारा चुनाव होगा मई 16 तारीख को और मई 19 को रिजल्ट आएंगे। इस चरण में कई सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। उस सीटों में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सीट है वो भवानीपुर, जिसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 से लगातार रिप्रेजेंट करके आए थे। और बाकी जो सीट्स हैं वो खास करके मुर्शिदाबाद में है, आसनसोल के उत्तर आसनसोल भी है उसमें। कलकत्ता का अगर बात किया जाए तो कलकत्ता के जो अर्बन एरिया जो बंदा है वो वहाँ के एक सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ऐसे सीट्स हैं जैसे भालूरघाट, जहाँ पे हमारे जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे अशोक लहरी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। इस चरण में हम देख रहे हैं कि 3-4 बड़े फैक्टर्स माना जाता है। वो है कि 2011 में और 2016 में इस सीटों में हमेशा कांग्रेस और लेफ्ट के लिए एक बड़ी इन्फ्लुएंस रही है। उसका बड़ा कारण है माइनॉरिटी सपोर्ट का। और इस बार उस माइनॉरिटी सपोर्ट जब धीरे धीरे करके तृणमूल चला गया था, इस बार दोबारा कांग्रेस और वामपंथी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर अपने ओर खींचने के लिए। तो ये ट्रायंगुलर फाइट है। इस समय हम देख रहे हैं कि वो मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो या और कई डिस्ट्रिक्ट्स जो वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक गठबंधन बना है, जिसपे इंडियन सेकुलर फ्रंट करके जो फुरफुरा के जो क्लरिक है अब्बास सिद्दीकी, उसके नेतृत्व में ये 3 ग्रुप्स के एक अलायंस बना है, एक फ्रंट बना है। और दूसरी तरफ बीजेपी है। इस चरण के लिए हमने देखा कैंपेन बहुत लो की रहा। उसका बड़ा कारण है कि कोरोना का की जो सेकेंड वेव का जो संक्रमण, जिसको लेकर हमने देखा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि इस बार कैंपेन बहुत कम रखेंगे, जो बड़े मीटिंग्स नहीं किए, रैलीज नहीं किए, रोड शो भी नहीं किए, कोरोना की दृष्टि से। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कोरोना की दृष्टि से तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही। क्या खास प्रबंध किए गए हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते चुनाव के जो मतदान होगा उसके लिए? रुचिका जी, आपको याद होगा जब पहली बार चुनाव बिहार में हुए थे इस कोरोना काल के जो पहला जो वेव के दौरान, उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल्ड उन्होंने डूज एंड डोंट्स बनाए थे, जिसमें यह था कि एक कैंपेन के लिए था और दूसरा एक्चुअल वोटिंग के लिए। वोटिंग के समय कैसे कैंडिडेट्स फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कैसे हाथ वगैरह सैनिटाइज करके जाएंगे अंदर, अगर और सबकी टेम्परेचर ली जाएगी, संक्रमण की कोई स्कोप ना रहे, इसके लिए बहुत ये किया। और पोलिंग ऑफिशियल्स की जो वोटिंग मशीन है उस पे भी पूरा उसको भी सैनिटाइज बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार एक वोटर अंदर जाके बटन दबा के आएंगे, फिर दोबारा उसको सैनिटाइज करके ही दूसरा वोटर जाए। इस तरह कई प्रक्रिया उन्होंने डिटेल की है, जिसको इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपने मुर्शिदाबाद की बात की, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, भवानीपुर भी एक 1 ऑफ द 4 सीट्स है जो कोलकाता से जहाँ पे वोटिंग होनी है। कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा रुझाव इस बार बीजेपी की ओर हो सकता है। आपका अनुमान क्या है, किस दिशा में जाने वाली है इस बार की मतदान प्रक्रिया? भवानीपुर बहुत प्रेस्टिजियस सीट है और जैसे हमने कहा कि ममता बनर्जी का अपना एक पर्सनल कॉन्स्टिट्यूंसी था जो लगातार 2011 से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। लेकिन इस बार उन्होंने भवानीपुर से जाके नंदीग्राम में चुनाव लड़े, जहां चुनाव ऑलरेडी हो चुका है। इस सीट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है सुमन देव चट्टोपाध्याय,
उनको उन्होंने खड़ा किया है और उनके अगेंस्ट पे हम जानते हैं कि बीजेपी ने रुद्रनील घोष को नॉमिनेट किया है और साथ में कांग्रेस ने भी शदब खान करके एक नेता है उनको किया है। हम सबको मालूम है जो रुद्रनील घोष है वो बंगाली फिल्म एक्टर है और इसीलिए इस चुनाव में ममता उस अपने सीट को और किसी नेता के हाथ में सौंपा है। उसके बावजूद कैसे इस बार लड़ाई रहेगी, इसी सबकी ध्यान इसी पर है कि कैसे करेंगे। वैसे भवानीपुर के अलावा बाकी सीट्स भी हैं जो कलकत्ता शहर से जुड़ा हुआ है। हबीबपुर है, उसके साथ एक जगह है सागर दिघी। मैं सागर दिघी की इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, वहां पे हमारे भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा वो कैंडिडेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोलकाता पोर्ट के जो कैंडिडेट वहां पे जो है वो है फिराद अकील, वो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर है, वो वहां पे खड़े हुए हैं और ये कलकत्ता के मेयर भी है। और ये सारी जगह में अगर आप देखेंगे मतलब लगातार जब से पहला चरण चुनाव शुरू हुआ है तब से कैंपेन बहुत हीटेड रहा है, बड़ा टफ फेस रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए जो लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे 42 लोकसभा सीट है बंगाल में, उसमें से 18 सीट मिला था, तब से एक प्रकार से जो जोश बीजेपी आया है वो एक प्रकार से टीएमसी के लिए एक बड़ा चुनौती दिया है और जिसको तृणमूल के नेता स्वीकार भी किया है, उसके लिए भी उन्होंने काउंटर ये भी किया है। उसके बाद लगातार हमने देखा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जैसे गृह मंत्री अमित शाह और बाकी लीडर्स और साथ में पीएम का भी कई रैलीज हुई है। तो बंगाल में इस बार हम जान सकते हैं चुनाव हर चरण में डिवाइड हुआ है। इसका ये भी एक बड़ा कारण है कि जरूरत क्या पड़ी इलेक्शन कमीशन को 8 चरणों में चुनाव करने की। जो बड़ी बात है वहां पे लगातार 2011 में, 2016 में, उससे पहले भी 2006 में जब ममता बनर्जी खुद विपक्ष नेता थे तब भी यही मांग थी, इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी को ध्यान रखकर जितना मल्टीफेस करे उतना सुरक्षा दे सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये तय किया कि सुरक्षा न केवल पोलिंग बूथ के लिए दी जाएगी, साथ में जो बंगाल के एक पॉलिटिकल वायलेंस की जो कल्चर रही है, जहाँ पे जो वोटर्स वोट डालने पर रोके जाते हैं, जहां लगता है कि ये वोटर्स हमारे लिए वोट नहीं करेंगे, तब उनको रोकने की बहुत प्रक्रिया रही है काफी सालों से। एक समय ममता बनर्जी ने वामपंथी के खिलाफ कंप्लेंट किया था इलेक्शन कमीशन में, बाद में हमने देखा है कि जैसे तृणमूल सत्ता पे आई है कि विपक्ष वहां पे जो रहे हैं वो भी यही कंप्लेन किए कि हमें सत्ताधारी लोग मुझे हमें वोट नहीं करते। तो इलेक्शन कमीशन की जो फुल प्रूफ प्लान जो रही है कि यही है कि बूथ्स का भी पूरा सेफ्टी की देखा जाए, सिक्योरिटी देखा जाए और साथ में वोटर्स बिना भय, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है भय मुक्त हो, तो इसीलिए इसकी इतनी इलाबोरेट अरेंजमेंट की जा रही है। इसके बाद एक और चरण अभी बचता है और इसमें हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी कई सारे स्टेट्स हैं जो लॉकडाउन कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको लगता है आने वाले फेज में असर पड़ेगा कोरोना वायरस का? और आपको क्या लगता है कि किस तरह से 7वां फेज और 8वां फेज में पब्लिक का टर्नआउट रहेगा? कैसी उम्मीद है? देखिए, हमने देखा है कि पिछले 5th फेज और 6th फेज दोनों फेज पे हमने जो देखा है कि लोगों के अंदर जो उत्साह है वोट करने की वो कमी नहीं हुई है। हर फेज में हमने देखा है कि वोटिंग अच्छी % हुई है। इसका मतलब लोग अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बड़ी इंथुसिस्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो उनकी भविष्य उनके वोट पर है। तो ये एक तरफ से मुझे लगता है पॉजिटिव मैसेज है डेमोक्रेसी। और दूसरी बात है कि ये जो संक्रमण को लेकर जो भय है वो भय बंगाल में उतना दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कारण कि ये 2nd फेज उतना वहां पे गंभीर ना हुआ हो। वहां भी केसेस बढ़ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इतनी सीरियस नहीं है जैसे हमने दिल्ली या मुंबई में देखा है। जो वोटर होगा वो पूरा मास्क पहन के जाएंगे और सबकी जो थर्मल स्कैनिंग होगी और सब जगह सैनिटाइजर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस यानी 2 गज की दूरी अवश्य मेंटेन करेंगे। और ये भी तय हुआ है कि बड़े बड़े हॉलों में अगर हो सके वोटर्स को क्यू में लाके अंदर करेंगे। और ये भी तय हुआ है कि जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको भी मतलब एक क्राउडेड में गाड़ी में जाना पड़े, आना पड़े, इसलिए उनकी भी व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में कम लोग सफर कर सके ये सारे पोलिंग मटेरियल्स को और ईवीएम बॉक्सेस को ले जाने आने में। शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए शिखरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार रुचिका चित्रावंशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRenergytalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।